चुनपुर नाम के गांव में चुनमुन नाम की औरत अपनी बहू के साथ रहती थी। चुनमुन की बहू टूनी को बात बात पर मुंह बनाने की आदत थी। एक दिन जब उसकी सास चुनमुन बाहर बैठकर टीवी देख रही थी तो टूनी अपनी सास के पास जाती है। माँ जी बता लीजिए क्या बनाना है। अरे बहू तू कुछ भी बना ले, पर हाँ उससे पहले तू मेरी टीवी के सामने से हट जा कि मेरा अनुपमा सीरियल निकला जा रहा है। बस फिर क्या था, अपनी सास के इतना कहते ही टूनी अपना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और मन ही मन कहती है, जब देखो 24 घंटे अनुपमा ही देखती रहती है, मैं भी कोई काम नहीं करने वाली हूँ। टूनी अपने कमरे में जाकर सो जाती है और ऐसे ही रात के 10 बज जाते हैं और चुनमुन को अब बहुत तेज भूख लगने लगती है और जब वो रसोई में जाकर देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं बना हुआ था। ये देख चुनमुन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी टूनी बहू के पास जाती है तो देखती है कि टूनी तो आराम से कमरे में सो रही है और खराटे मार रही है, जिसे देख चुनमुन कहती है, टूनी बहू यहाँ सो रही है और खाना क्यों नहीं बनाया अब तक? मेरी मर्जी, मेरा मन नहीं था इसलिए नहीं बनाया। अच्छा जी, अब तू अपने मन की करने लगी है। 2 दिन आए हुए नहीं घर में और महारानी की जुबान तो देखो। माँ जी मैं तो कोई काम नहीं करूँगी, आप खुद ही कर लीजिए। चुनमुन और टूनी के बीच बहुत बहस होती है और बेचारी चुनमुन को ही जाकर खाना बनाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही खाना बन जाता है टूनी रसोई में आ जाती है और तब उससे उसकी सास कहती है, अरे बहू अब नहीं बन रहा तेरा मुँह। माँ जी देखिए, जो भी मैंने आपसे कहा मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था ऐसा कुछ कहने का। हाँ हाँ सब समझती हूँ मैं तेरा क्या इरादा था और क्या नहीं। माँ जी आप तो मुझे चैन से खाना भी नहीं खाने देती है, जब देखो अपना वो झाड़ती रहती है। ऐसा कहकर टूनी का मुंह बन जाता है, लेकिन उसके पास जाती है और उसे खाना दे देती है और कहती है, ले बहू खाना खा ले, पर अपने ये मुंह बनाने की आदत को छोड़ दे। क्या हर बात पर तेरा मुंह बन जाता है? अच्छी आदत नहीं है ये। अगले दिन संडे था और टूनी के पति कालू की छुट्टी थी, इसलिए टूनी और कालू शॉपिंग के लिए निकल गए। तभी एक दुकान में टूनी को अपने लिए एक जोड़ी सैंडल पसंद आते हैं, लेकिन कालू उसे दिलाने से मना कर देता है। अरे टूनी तुम सैंडल का क्या करोगी? अभी तो तुम्हारे पास सैंडल है ना, और एक नहीं 2 नहीं तुम्हारे पास 5 जोड़ी सैंडल हैं, लेकिन माँ के पास चप्पल नहीं है, उनकी सारी चप्पल घिस चुकी हैं। चलो माँ के लिए एक जोड़ी चप्पल ले लेते हैं, तुम कभी बाद में सैंडल ले लेना, अभी वैसे भी मेरी सैलरी नहीं आई है। कालू अपनी माँ के लिए एक जोड़ी चप्पल ले लेता है और ये देख टूनी का मुंह बन जाता है। तब भी टूनी मुंह बनाए रखती है और जब कालू घर पर आकर चुनमुन को चप्पल देता है तब भी टूनी मुंह बनाए रखती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ये देख चुनमुन कहती है, अरे कालू बेटा ये क्या हुआ बहू को, इसका मुंह क्यों बना हुआ है? अरे माँ तुम्हें क्या बताऊं, इसका तो 24 घंटे मुंह ही बना रहता है। खैर तुम छोड़ो और ये चप्पल पहन कर देखो। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन टूनी सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती। और फिर एक दिन चुनमुन जब कालू की शर्ट पर प्रेस कर रही थी तभी उसको बिजली का जोर से झटका लगता है और वो चिल्लाते हुए दूर जाकर गिरती है, लेकिन टूनी फिर भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। ये देख कालू को बहुत गुस्सा आता है और वो एक गिलास में पानी लेकर टूनी के मुंह पर जाकर फेंकता है और तब टूनी कहती है, क्या हुआ, मेरे मुंह पे पानी क्यों फेंका? क्या हुआ? अरे तुम ऐसे कैसे हो सकती हो? वहाँ मेरी माँ मरते मरते बची है और तुम्हें तो मुंह बनाने से फुर्सत ही नहीं। तुम्हें माँ के चिल्लाने की आवाज आई थी ना, लेकिन तुम जानबूझकर नहीं उठी। अब तुम या तो सुधर जाओ नहीं तो निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उस दिन से टूनी सुधर जाती है और फिर कभी भी मुंह नहीं बनाती, क्योंकि उसे पता था क्योंकि उसके मुंह बनाने की आदत से उसकी सास की जान जा सकती थी और बहुत कुछ बुरा हो सकता था, इसलिए वो आदत छोड़ देती है। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू और अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। टिल्लू खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मुखिया रहा करता था जो पक्षियों की जमीन को जबरदस्ती हड़प लिया करता था और जो भी पक्षी उसका विरोध करते वो उसे मरवा देता था। एक दिन टिल्लू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी मुखिया टिल्लू के खेत पर पहुंचता है। मुखिया के साथ उसके कुछ गुंडे भी रहते हैं। अरे टिल्लू ये खेत तू मेरे नाम कर दे, उसके बदले में मैं तेरा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। टिल्लू कहता है, कैसा कर्ज मुखिया जी, मैंने तो आज तक आपसे कोई कर्ज लिया ही नहीं। इस पर मुखिया उसे धमकाते हुए कहता है, अच्छा तूने मुझसे कर्ज नहीं लिया,
ये देख कागजात, इस कागजात में तूने मुझसे पूरे 2 लाख रुपए उधार लिए हैं और इसमें तेरा अंगूठे का निशान भी है और अब तो ब्याज मिलाकर ये पूरे 4 लाख रुपए हो गए हैं। टिल्लू ये सब देखकर बहुत डर जाता है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मालिक आप ये सब मत कीजिए, अगर आप मेरी जमीन ले लेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देख टिल्लू, मैं तुझे अभी बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर तू मेरी बात नहीं माना तो फिर तू जानता है अंजाम क्या होगा। इन गुंडों को देख रहा है ना, ये तुझे ऊपर पहुंचा देंगे। इस तरह डराने धमकाने से टिल्लू मुखिया का सामना नहीं कर पाता है और वो डर के मारे उसको अपना खेत दे देता है। टिल्लू उदास मन से घर आता है। बबली उसे कहती है, क्या बात है जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे बबली, सब बर्बाद हो गया। आज मुखिया खेत पर आए थे, उन्होंने फर्जी कागजात बनाए कि मैंने उनसे कर्ज लिया था, जबकि मैंने उनसे कोई भी कर्ज नहीं लिया था। अब डरा धमकाकर उन्होंने मेरी जमीन हड़प ली है। पीलू अपने पिता से कहती है, पिताजी आप मेरे साथ मुखिया के घर चलिए, मैं उससे अपना खेत वापस लेके ही आऊंगी। फिर टिल्लू पीलू के साथ मुखिया के घर चला जाता है। पीलू गुस्से में मुखिया से कहती है, बदमाश मुखिया जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से खेत हड़पने की, अब उसे तुरंत वापस कीजिए। मुखिया कहता है, अरे टिल्लू, तेरी बेटी तो बहुत सुंदर दिखती है, गुस्से में तो ये और भी अच्छी लगती है। एक काम कर, तू मेरी इससे शादी करा दे, फिर तुझे तेरा खेत वापस मिल जाएगा। टिल्लू अपनी बेटी से कहता है, देखा बेटी, ये कितना बदतमीज है, ये बदमाश है, इसके मुंह मत लग, चल मैं किसी और के खेत में काम करके अपना घर संभाल लूंगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर टिल्लू हरिया तोता के खेत में काम करने लगता है। एक दिन पीलू अपने पिता के लिए भोजन ले जा रही थी, तभी उसे किसी के करहाने की आवाज आती है। पीलू उस आवाज की तरफ जाती है तो झाड़ियों के बीच में उसे एक पक्षी दिखाई पड़ता है। वो बहुत घायल था और वो करहाते हुए पानी मांग रहा था। पीलू कहती है, ये लीजिए पानी पीजिए। पीलू चिड़िया तुरंत ही उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है। फिर वो पक्षी पीलू से कहता है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया था, मैं बुरी कदर घायल हो गया था, यहीं पास में ही मेरा घर है, तू मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। फिर पीलू उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचा देती है। घर पहुंचने के बाद वो पक्षी पीलू को एक बड़ी सी पोटली लाकर देता है। बेटा तूने मेरी जान बचाई है, ये ले, इसमें तेरे लिए इनाम है। बेटी ये कोई साधारण इनाम नहीं है, ये तरबूज के जादुई बीज हैं, इन्हें तू अपने आंगन में बिखेर देना, फिर देखना चमत्कार। फिर पीलू घर आकर उन चमत्कारी बीजों को अपने आंगन में बो देती है। टिल्लू उसे देखकर कहता है, अरे पीलू ये तू क्या कर रही है? पीलू कहती है, पिताजी ये तरबूज के जादुई बीज हैं, मैंने एक पक्षी की मदद की, मैंने उसे घर छोड़ा तो उसने मुझे ये तरबूज के जादुई बीज दिए, जिसे मैं अब अपने आंगन में बो रही हूँ। कुछ ही दिनों में पीलू के आंगन में तरबूज उगाते हैं, वे बहुत ही बड़े रहते हैं। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। इसके बाद से टिल्लू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। धर्मपुरी के जंगल में पीलू अपने पति बंटी के साथ रहती थी। वो दोनों हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। हनुमान जी को हर दिन अपनी दुकान का सबसे पहला बर्फ का गोला भोग लगाते थे और उन्हें सुंदर सुंदर फूल और खुशबूदार अगरबत्ती अर्पित करते थे। वो कभी भी हनुमान जी से कुछ नहीं मांगते थे और उनकी बहुत सेवा करते थे। वो दोनों अपना एक छोटा सा बर्फ के गोले का ठेला चलाते थे। उनके फ्लेवर्स के बर्फ के गोले बच्चे हो या बूढ़े सबको बहुत पसंद आते थे। पिल्लू दीदी मुझे मैंगो और ग्रेप फ्लेवर का मिक्स गोला और मेरी पत्नी को काला खट्टा गोला देना। जी टिल्लू भैया, आपके यहाँ के बर्फ के गोले इतने टेस्टी है कि जिसकी हद नहीं है। कोई भी आपके जैसे टेस्टी बर्फ का गोला बना ही नहीं सकता है। ये तो हनुमान जी की दया है बहन जी। उनकी दुकान के सामने कालू भी बर्फ के गोले का दुकान चलाता था। वो बंटी और पीलू से
बहुत नफरत करता था और हर समय इसी सोच में रहता था कि कैसे उन्हें नुकसान पहुंचाए। सभी लोग इनकी दुकान में जाते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। जैसे मेरी दुकान में तो उन्हें कड़वा बर्फ का गोला मिल रहा है। इनकी दुकान कैसे भी बंद करनी पड़ेगी। एक दिन बर्फ खाने के लिए जंगल का सबसे ताकतवर और अमीर चिड़ा कड़क सेठ अपनी पत्नी बबली के साथ आता है। पीलू, हमें रोज खस और पाइनएप्पल ऑरेंज गोला देना। जी सेठानी जी, आज सेठ जी भी आए हैं, बहुत खुशी की बात है। हाँ पीलू, हम विदेश जा रहे हैं तो सोचा यहाँ से कुछ मीठा करके जाते हैं। ये फ्लेवर्स के गोले बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। धन्यवाद मैडम, जय हनुमान जी की। एक हफ्ते के बाद जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर देंगे। उसके गोले खाकर कड़क सेठ और बबली सेठानी बहुत खुश होते हैं। कालू ये देखता है और वो इसे और भी गुस्सा हो जाता है। अब तो इसकी दुकान बंद करा कर ही रहूंगा। उस शाम कालू कुछ गुंडों से मिलता है, उन्हें पैसे देता है और फिर अगले दिन उन गुंडों से बंटी की पिटाई करवा देता है और दुकान में तोड़ फोड़ करा देता है। इससे बंटी और पीलू की दुकान बंद हो जाती है। हे हनुमान जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इनकी जान बचा ली। आप हमेशा रक्षा करते हैं। हाँ पीलू, हनुमान जी की बहुत दया है, लेकिन जिन गुंडों ने मेरी पिटाई की है वो कालू के दोस्त है। कालू हमसे जलता है, लेकिन कालू सोचता है कि वो हमारी दुकान बंद करा देगा। हम हनुमान जी के भक्त हैं, हमें अपना काम करना है। भगवान इन बदमाशों को संभाल लेगा। हनुमान जी की सेवा पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। सुनिए भाई साहब, मैं हरिया हूँ, मैं अयोध्या से आया हूँ और काम की तलाश कर रहा हूँ। मैं आप लोगों की बर्फ की गोलों की दुकान चला सकता हूँ। मैं आप जैसे नेक दिल, साफ मन वाले, सीधे साधे भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ। जब बंटी जी ठीक हो जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हें हमारे घर का पता कैसे चला? पीलू की प्रश्न को हरिया उत्तर देते हुए कहता है, पास के हनुमान मंदिर के पुजारी जी ने भेजा है मुझे। उसकी बातों को पीलू और बंटी मान जाते हैं। बंटी की दुकान फिर से चल निकलती है। जी, आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? उनकी दुकान चलते देख कालू सोचता है, अब इस हरिया का मैं हाथ पांव तोड़ दूंगा। और कालू के बुलाने पर गुंडे फिर से आ जाते हैं। कालू, तुम जैसे बदमाशों से मैं नहीं डरता हूँ। तुम्हें बंटी जैसे सीधे साधे लोगों का बिगाड़ किया है। मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तू क्या पिटाई करेगा हमें? हम तुझे बंटी के बगल वाले बेड में भेज देंगे। गुंडे हरिया की तरफ हथियार लेकर उसे मारने जाते हैं। हरिया बहुत ताकतवर निकलता है। वो सभी गुंडों को हवा में ऊपर नीचे पटकने देता है। उन्हें एक हाथ से ही हवा में उठाकर घुमाने लगता है और उनकी पिटाई कर करके हालात खराब कर देता है। फिर कालू की भी पिटाई होने लगती है और कालू को उसकी दुकान में ही जोर से फेंक देता है, जिससे उसकी दुकान टूट जाती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ पर पीलू और बंटी आते हैं। अरे हरिया, तुम इतने ताकतवर कैसे हो? हरिया का रूप बदल जाता है और हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हे हनुमान जी, आप हमारे लिए हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए। आपकी महिमा, आपकी दया अपरंपार है। बंटी, पीलू, तुम बहुत ही नेक दिल के मेरे भक्त हो। इतनी बड़ी मुसीबत में भी मुझे सब कुछ मानते रहे। तुम्हारे कल्याण होगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। ऐसे ही साफ मन रखना। फिर हनुमान जी को बंटी और पीलू बहुत अच्छी मिठाइयाँ भोग लगाते हैं। उसके बाद हनुमान जी उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में बंटी ठीक हो जाता है। पीलू और बंटी हनुमान जी की भक्ति करते हुए खुशी खुशी रहने लगते हैं।